भारतीय वोटरों की सहानुभूति उसी के साथ होती है जो अपने जैसा लगता है, यानी वो जो साधन के बगैर भी लड़ाई लड़ रहा है, जो बड़ी ताकत, बड़ा पैसा और बड़ी चुनौती के बावजूद अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, जिसे अंग्रेजी में अंडरडॉग कहते हैं। लोकसभा में जहां बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीती, वहीं 8 महीने बाद दिल्ली में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों चुनावों में, लोकसभा के चुनाव और दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़ी समानता भी है। दोनों बार वोटरों ने उस लीडर को चुना जो पहली नजर में कम ताकतवर लग रहा था, या जैसे हमने कहा अंडरडॉग। लोकसभा चुनाव में वो लीडर चाय वाले मामूली बैकग्राउंड से आने वाले नरेंद्र मोदी थे और इस चुनाव में वो खिताब मफलर पहने हुए, माफी मांगते हुए अरविंद केजरीवाल को गया है। क्या आम आदमी पार्टी की सुनामी वाली जीत में बीजेपी का ही बड़ा हाथ है और इससे क्या सीख लेनी चाहिए बीजेपी को? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज है राजनीतिक विश्लेषक नीलांजन मुखोपाध्याय, बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक AK भट्टाचार्य और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। नीलांजन, पहले आपसे मैं शुरू करूंगी। जो प्रेमिस हमने यहाँ पर सेट किया कि वोटरों को अपील करने के लिए कई सारे प्रॉमिसेस होते हैं या फिर सब्सिडीज की प्रॉमिसेस की जाती है, वो सब एक तरह है, लेकिन जो परसेप्शन बैटल है वहां पर आपको लगता है एक रोल रिवर्सल हो गया, जहां आम चुनाव में नरेंद्र मोदी एक अंडरडॉग के रूप में नजर आ रहे थे या कम ताकतवर नजर आ रहे थे करप्ट कांग्रेस के सामने, यहां अरविंद केजरीवाल ने वो पोजीशन ले ली। देखिए, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है उसके एस्पिरेशंस को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि उसको वो साक्षात करेंगे, उसको वो फुलफिल करेंगे। उसकी वजह से सरकार में एफिशिएंसी लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो मॉरिबंड हो गई है उसमें नई ताकत फूकेंगे। वो सारा का सारा जो है इस पिछले 8 महीने में क्या हुआ है कि एक परसेप्शन बन गई कि मोदी जी की जो सरकार है ये वादे जरूर करती है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में उनका काम में बहुत धीमी रफ्तार से काम होता है। सरकार ने बेशक बहुत किस्म से मतलब अचीवमेंट्स किए, उन्होंने उसको पूरे कैंपेन के दौरान प्रोजेक्ट किया, लेकिन सारा का सारा जो है जो इशू जो जिस पे वोटर ने तय किया वो परसेप्शन की लड़ाई की। मैंने कहा भी है कि परसेप्शन का जो बैटल है वो मोदी जी बहुत परसेप्टिवली हार गए। जो इंसान जो सिंबल्स का इस्तेमाल करने में बिल्कुल माहिर होता था, उन्होंने कैसी ये गलती कर दी कि ठीक कैंपेन के बीच में एक ऐसा सूट पहन के निकले जिसको इमीडिएटली लोग बोला कि जो 10 लाख की जो सूट पहने, वो बेशक 10 लाख की ना बनो, लेकिन लोगों के दिमाग में बन गया कि इनका जो पर्सपेक्टिव है, इनकी जो एम्फेसिस है, इनका जो फोकस है उनकी सरकार का, वो खुद को कॉमन मैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की तरह प्रोजेक्ट करना, इंटरनेशनल लीडर्स के साथ फर्स्ट मैन के नाम से बात करना और अपनी सरकार की प्रायोरिटीज हैं कि सेंसेक्स के फिगर्स, मेक इन इंडिया और तमाम जो प्रो रिच प्रोजेक्ट्स हैं उनको परस्यू करना। गरीब जनता के लिए जो प्रोग्राम्स उन्होंने अनाउंस किए थे वो बैक सीट में चले गए। क्या एक फेयर असेसमेंट है AKB के 8 महीनों में, और क्या इतनी छोटी शेल्फ लाइफ होती है हनीमून पीरियड की कि 8 महीनों में ही लोग उस तरह से डिसएंचांट हो गए हैं, या ये कहना गलत होगा कि ये केंद्र सरकार की जो परफॉर्मेंस है उस पर एक वर्डिक्ट था? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि ये जो वर्डिक्ट है ये केंद्रीय सरकार के ऊपर वर्डिक्ट है। मैं जरा इस चीज को जो आज जो घटना घटी उसको जरा दूसरी तरफ से देखता हूं। अगर आप वोट शेयर का विश्लेषण करेंगे तब आप देखेंगे कि जो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो सिर्फ 33% से सिर्फ 32% आ चुका है। तो इसका मतलब ये रहा कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक जो है उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं आया है। थोड़ी बहुत 1% फॉल, बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं है। AKB प्रॉब्लम हुआ है विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें, ना कि लोकसभा चुनाव के वोट शेयर से, जहां पर नहीं, लोकसभा में इलेक्शन में डिफरेंट इश्यूज होती हैं। नहीं, लोकसभा के इलेक्शंस में डिफरेंट इश्यूज होती हैं, असेंबली इलेक्शंस में डिफरेंट होती हैं, लोग डिफरेंट तरह से वोट करते हैं। तो मेरे ख्याल से सही मानना यही होगा कि 33 के साथ 32 का आप तुलना की जाए, 46 का ना किया जाए। क्योंकि अगर आप बीजेपी की ये जो लास्ट असेंबली और इस असेंबली की अगर तुलना करेंगे तो वोट शेयर का जो तारतम्य है वो बहुत कम है। और मेरा मानना ये है कि ये कारण बीजेपी का जो ये इतनी बुरी तरह से हार हुई, इसका ये सीट में से, क्योंकि उन्होंने उनकी जो एजेंडा जो था वो एजेंडा आम जनता को
को टच नहीं कर पाया, और उसी से जो कांग्रेस के जो वोटर्स जो थे, और जो वो कांग्रेस से जो विश्वास उनका उब गया था, चला गया था, वो कांग्रेसी वोटर दूसरी ओर वो आपकी ओर चले गए। सारा जो आपका गेन जो आया है वो कांग्रेस और अदर पार्टीज के लॉसेस से गेन आया है। बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ये मानना गलत होगा कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा डिसएंचेंटमेंट हुआ है। बीजेपी के वोट बैंक मेरे ख्याल से बरकरार है, और प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली के शहर में अगर दिल्ली के नागरिकों को, अगर आप दिल्ली की कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, दिल्ली की जो वैल्यू एडेड टैक्स जो कम करने की जो उम्मीद मिस्टर केजरीवाल ने दी थी, मिस्टर केजरीवाल ने जो बिजली की टैरिफ कम करने की उम्मीद जो उठाई थी, वो ऐसे इश्यूज बीजेपी ने नहीं उठाया। और उसीलिए मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के जो शिफ्टिंग वोट्स जो थे, जो कांग्रेस से उब गए थे, वो वोट बीजेपी के जगह वो आप में चले गए, क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा क्लियर एजेंडा दिया था, आम आदमी का एजेंडा दिया था। शरद प्रधान जी, तो क्या मुझे लगता है कि सहमत है कि जो आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है वो कांग्रेस की हार के बदौलत हुई है, और बीजेपी का एक्चुअली इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है? क्या आप ये मानने को तैयार है कि लोकसभा की जो वोट शेयर है, शरद प्रधान जी, लोकसभा के वोट शेयर और इस आज के वोट शेयर को बिल्कुल ना कंपेयर किया जाए, कि 8 महीनों में कोई भी डिस्टेंसिंग नहीं हुई है आम आदमी से? नहीं, ये तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल डिस्टेंसिंग हुई है डेफिनेटली, लेकिन एक उससे बड़ी चीज इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा। डिस्टेंसिंग तो हुई है, उसका कारण ये रहा है, एक जो क्रक्स ऑफ द सिचुएशन है वो ये है, क्रक्स बात क्या ये है कि ये इलेक्शन में जाहिर हो गया कि जो हिंदुस्तान की पहली चीज तो यहाँ की जो पब्लिक है, दिल्ली की पब्लिक है, वो जागरूक है और वो बहकावे में नहीं आती है, और उसको एरोगेंस ऑफ पावर नहीं पसंद है। ये मैसेज क्या है कि एरोगेंस वर्सेस ह्यूमिलिटी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे, लोग उनसे नाराज थे कि वो रिजाइन करके चले गए थे, बीजेपी और कांग्रेस उनको भगोड़ा कहती थी, और उन्होंने लोगों से माफी मांग करके ये दिखा दिया कि ठीक है मुझसे गलती हुई, आइंदा नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ एरोगेंस ऑफ पावर थी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरीके की एरोगेंस दिखला रहे थे, वो बात जो सूट वाली बात आई, 10 लाख रुपए का सूट, उसने भी डैमेज किया। दूसरा जो एक बड़ा फैक्टर था जो बीजेपी को जिसने डैमेज किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी के साथ नहीं रहा है, बजाय बनस्पत इसके कि उनके पास वोट शेयर वही रहा, वो ट्रेडिशनल बीजेपी वोट बैंक है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक से नहीं जीत सकती है। एज आती है तब जब दूसरा वोटर वो डालता है उन्हें वोट, और इसमें उनके अगेंस्ट वो गया जो इन्होंने हिंदुत्व के ऊपर बड़ा एम्फसाइज किया, उसमें मोदी खामोश रहे, अमित शाह बड़े सिस्टमैटिकली इसको प्रोजेक्ट करते रहे, चाहे वो घर वापसी की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, चाहे वो सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर, सेकुलर वर्ड को डिलीट करने की बात हो, ये सारा इनको बहुत महंगा पड़ा, काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव हुआ है। और ये वक्त आ गया है कि अगर मोदी को होश आता है ये सब देख करके, तो अब ये अपने यहाँ के जो लंपन एलिमेंट है, जो सोचता है कि सिर्फ हिंदुत्व ही एक ही तरीका है इस देश को चलाने का, उनको अगर चेक नहीं किया तो आगे भी इनको इसी तरीके का भुगतना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि एक तरह से नीलांजन, ये मोदी सरकार के लिए मैसेज है, और भी जरूरी मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी रही है, जो चुनाव के बाद चुनाव जीतती रही है, उनके लिए भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी पार्टी के अंदर ही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना पड़ेगा। किरण बेदी को बाहर से लाकर अचानक से चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार बनाना एक बहुत बड़ी गलती इसलिए भी थी क्योंकि इसने पार्टी को और काडर को इतना नाराज कर दिया कि कृष्णानगर की सीट तक में उनको भारी हार फेस करनी पड़ी। देखिए, मुहावरा है कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं उनको उसको दोहराना पड़ता है। दे डेस्टिन्ड, दे डूम्ड टू रीलिव इट। मोदी जी और अमित शाह की जो डुओ है, जो पार्टी को बिल्कुल एक बहुत टाइट फिस्ट से चलाती है, उनको जाहिर सी बात है इस हार से बहुत सीख लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने कृष्णानगर की बहुत सही बात बोली। 93 में जब से दिल्ली की पार्शियल स्टेटहुड आई है, तब से ये किसी भी चुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। हर्षवर्धन जी हमेशा जीतते आए, लेकिन इतना डिस्कनेक्ट बढ़ गया था, मतलब हर्षवर्धन जी के सपोर्ट करने से नहीं होता है, काडर नहीं सपोर्ट करता है।
भारतीय जनता पार्टी बेदी जी की परिवार तो कह रहे कि यहाँ पर एक तरह सा प्लान था और बीजेपी के काडर ने ही हराया है उनको। इस हद तक नौबत आ गई है। देखिए, बीजेपी के काडर ने अगर हराया तो समझना पड़ेगा कि क्यों हराया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां लेटरल एंट्री अगर करना है तो उसके लिए वक्त देना पड़ता है। ये वैसी बात है, अगर आप मेटाफोरिकली बात करें कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर को जो टिश्यूज है उसको फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट करने में उसको कुछ वक्त लगता है, उसको टॉलरेट करने में एक एडजस्टमेंट का पीरियड होता है। आप तुरंत ट्रांसप्लांट के बाद आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बॉडी जो है उसी तरह से फंक्शन करती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अगर नया इंसान आता है, मिड कैंपेन में आता है, तो हमेशा इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सिर्फ किरण बेदी की बात नहीं देखिए, आप कृष्णा तीरथ की बात देखिए, जो इनके जो सांसद है दिल्ली से उदित राज, ये कृष्णा तीरथ के खिलाफ 8 महीने पहले चुनाव लड़ रहे थे। 8 महीने के बाद उनको इंडक्ट कर देते हैं। उदित राज बेशक जाके उनके लिए कैंपेन करे कृष्णा तीरथ, लेकिन उदित राज अपने पर्सनल जो लॉयलिस्ट हैं, जिनको वो पार्टी में लेके आए थे, वो कैसे कैंपेन करेंगे? जिन लोगों ने उनके लिए खून पसीना बहाया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, बार बार कहा जाता है, लेकिन विप से नहीं चलती है, अनुशासन अंदर से महसूस बिल्कुल। और लोगों के जो उम्मीदें हैं उस पर रौंद के आप लोगों को लाए तो वो शायद नहीं चलता है। तो एक ही भी कुल मिलाकर हमने जो गलतियां जो गिनाए हैं अब तक, एक तो ये सब पहले से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी है चुनाव करवाने में। 3 गलतियां हुई, देर गलती कर दी। सेकंड गलती की कि बहुत पर्सनलाइज अटैक किया केजरीवाल जी को, उसी तरह से टारगेट किया जिस तरह से मोदी जी के जो एडवर्सरीज थे वो गुजरात में उनको टारगेट करते हैं। 2007 में एक वाक्य ने कि यहाँ मौत के सौदागर मंडराते हैं, उसने पूरा इलेक्शन को वो चेंज कर दिया था। उसी तरह से उनको बोल के कि वो नक्सल हैं, एनार्किस्ट हैं, ये सब यही बात है ना। एकेबी जी, अगर हम कह रहे हैं कि कौन सी गलतियां हैं, देर से चुनाव कराए, किरण बेदी एक गलती मानी जा रही है। 10 लाख के सूट की बात की हमारे पैनलिस्ट ने, महंगी पड़ी है। भट्टाचार्य जी को ले आते इसमें। केजरीवाल कैंप में से लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि हम बीजेपी का धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे इतने पैसे बचाते हैं, उनके हर एड में हमारा नाम है, हर स्पीच में हमारा नाम है, हमें खुद की प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है ये एक मिसमैनेजमेंट रही बीजेपी की तरफ से? उन्होंने भापा नहीं सही कि उनका कैंपेन कहां जा रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो बीजेपी की जो ये इलेक्शन जिस तरह से उन्होंने लड़ा, इसमें इनमें काफी कमियां थी, काफी वीकनेसेस थी, और जो काफी जो अगर अलग पैनलिस्ट ने कहा, जो काफी जो टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन, लैटरल एंट्री, और बीजेपी का कोई अपना मैनिफेस्टो भी नहीं होना, कोई क्लियर प्रॉमिसेस ना करना कि हम क्या करना चाह रहे हैं दिल्ली में। ये नेशनल इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली का इलेक्शन है। दिल्ली के इलेक्शन में आम जनता क्या मांग रही है, क्या वैट में कोई रिलीफ मांग रही है या पावर में कोई रिलीफ मांग रही है, वाटर कैसी फैसिलिटी है, एनवायरमेंट, पोल्यूशन लेवल, आम जनता जो स्लम्स, इतने सारी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उसके बारे में क्या करना चाहिए। और इधर है आपकी पार्टी, जो आपकी पार्टी ने उन्होंने हर 70 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एजेंडा उन्होंने बनाया है। तो साफ जाहिर है कि आपका जो प्रिपरेशन जो था वो काफी नुक्कड़ मीटिंग किए हुए, और यहाँ तो काफी स्पेसिफिक प्लानिंग था। बीजेपी के नेता बड़े स्टेज पर खड़े होकर बड़ी बातें करें, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैं ये कहूंगा कि जो मतलब मुझे शायद ठीक नहीं समझा गया, मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी के जो ऑपोजिट वोट जो थे उनके काफी कंसोलिडेशन हो गया है इस इलेक्शन में, और वही जो कांग्रेस के जो वोट थे, जो अदर पार्टीज के जो वोट थे, वो सारे वोट वो आप में चले गए, और बीजेपी के जो एक डिविजिव एजेंडा है वो भी उससे भी काफी जो कांग्रेसी वोट है वो बीजेपी को न जाकर वो आप में चले गए। यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, मानना जरूरी है। जी, हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि याद कीजिए कुछ महीनों पहले तक या कुछ हफ्ते पहले तक सोचा ही नहीं जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ऐसे जीतेगी। यानी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनडिफीटेड नहीं है और कोई भी कमबैक भी कर सकता है। तो बीजेपी को क्या लेसन सीखनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। घर वापसी, लव जिहाद, दिल्ली में चर्च पर हमले जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की चुप्पी क्या बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी पड़ी, और क्या सीख
सीखने को मिलते हैं इस चुनाव से, इस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। चलते हैं शरद प्रधान के पास। सबसे पहले यहां से किस तरह का टर्न अराउंड देखना जरूरी है बीजेपी के अंदर, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सबसे पहले जो बीजेपी की दिल्ली यूनिट है वहां पर बड़े बदलाव दिखने वाले हैं? मुझे लगता है अगर दिल्ली यूनिट में खाली बदलाव करते हैं तो वो तो खाली स्केपगोट ढूंढना होगा जी। असली जड़ तो इसकी जो कमांड है वो तो अमित शाह के पास थी। अमित शाह को ट्रस्ट था, मोदी का पूरा ज्यादा ट्रस्ट था, जरूरत से ज्यादा। देखिए, मैं एक चीज में पॉइंट आउट करना चाहता हूं, आज ये प्रूव होता है कि अमित शाह को जो यूपी की जीत का हीरो बनाया गया था, जहां पे कि 80 में से 73 सीट बीजेपी ने जीती थी पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो सेहरा उनके ऊपर नाजायज तरीके से डाला गया था, जबकि विक्ट्री वो सिर्फ मोदी वेव की वजह से थी, उसमें अमित शाह का कोई रोल नहीं था। जिस तरह उनको प्रोजेक्ट किया गया महज इस वजह से क्योंकि उनको मोदी बनाना चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई दूसरा उनके कंपटीशन में ना आ पाए, इसलिए यूपी का सेहरा उनके सर पे बांध दिया। अगर वो इतने बड़े जादूगर थे तो आज दिल्ली में कहां गया वो जादू? और यही अगर वो इतने बड़े जादूगर थे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो उस बात को इग्नोर किया गया उस टाइम पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो 100% सीटें जीते थे, वहां तो अमित शाह का कोई रोल नहीं था। लेकिन यूपी का उनका हीरो बना करके उनको सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट किया गया सो दैट कोई और उनके कंपटीशन में खड़ा ना हो पाए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और मोदी के कंट्रोल में पार्टी एंड गवर्नमेंट दोनों आ जाएं। ये एक बहुत बड़ा आज ये प्रूव हो गया कि दिल्ली में वो कंप्लीट फेलियर हुए हैं। तो सजा तो उनको मिलनी चाहिए, गाज उन पे गिरनी चाहिए। अगर दिल्ली यूनिट पे गिराते हैं तो ये तो वही होगा जिस तरह कांग्रेस करती आई है कि छुटभइयों को उठा करके उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर देती है और अरविंद लवली इस्तीफा देते हैं, लेकिन बाकी कोई सुनाई नहीं देता कि आला कमान है वो क्या करें। राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जीते तो राहुल गांधी, हारे तो इनकी। मोदी ने भी यही सोचा था कि बेदी को ले आए हैं तो जीते तो मोदी, हारे तो बेदी, लेकिन अब इतनी बड़ी हार हो गई है कि बेदी जी तो कह रही है ये बीजेपी की हार है, मेरी नहीं है। बेदी जी तो हाथ खड़े करती हैं तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नीलांजन, यहाँ तो किसी की नहीं है। हम यहाँ पर लेसन्स की बात कर रहे हैं, और जैसे हमने मेंशन किया था, जो एक घर वापसी, लव जिहाद जैसे इरिटेंट्स कहिए या फिर जो छवि खराब करने वाली चीजें हैं, उस पर जो चुप्पी अब तक बनी हुई थी केंद्र सरकार से और आला कमान से, क्या वो अब खत्म होगी, खत्म होते दिखती है? और क्या एक बहुत ही जरूरी चेंज इस संदर्भ में देखना अब होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये जो वोट हुआ है दिल्ली में, इसमें लव जिहाद और इस तरह के जो एक्सट्रीम जो फ्रिंज एलिमेंट जो बीच बीच में आवाज उठाते रहते हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हो या चाहे निरंजन देव ज्योति जैसे हो, उसकी वजह से है। ये बेसिकली जो बार बार जो है कि ये बहुत नेगेटिव वोट था स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का। मोदी जी के जो करीब के जो एसोसिएट्स है, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो पार्टी में हो, अमित शाह का सबसे नाम प्रमुख आता है, तो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एक टॉप डाउन अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स करना, जो कनेक्टिविटी थी मोदी जी की पूरी लोकसभा कैंपेन के दौरान लोगों के साथ, वो जैसे प्रधानमंत्री बनते ही वो एक आइलैंड में जाके रहने लगे, आइवरी टावर में जाके रहने लगे, तो ये लोगों को लगने लगा कि जिस इंसान को हम हमारा मानते थे वो इनको जैसे ही गद्दी मिली वो जाके किसी और के हो गए। तो इस परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी को इस जो डिफीट है इसे अगर रिकवर करना पड़ेगा, मुझे लगता है सबसे पहले मोदी जी को अपनी चुप्पी तोड़ के इस हार का रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। स्केपगोट्स नहीं ढूंढने चाहिए, चाहे वो अमित शाह हो चाहे वो दिल्ली की यूनिट हो, उनको बोलना चाहिए कि मैं इस कैंपेन को पूरा कैंपेन का एक तरह से जो इलेक्टोरल मैस्कट था वो मैं था, हर कैंपेन पे मेरा चेहरा था, तो ये मेरी वजह से हुई। एक है आप कनेक्टिविटी फिर से एक है आप कनेक्टिविटी फिर से साधे, हमने बात की मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की, तो उस सोशल बदलाव की जरूरत शायद होगी। एक ही भी आपको लगता है जो उनका ग्रोथ डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें भी थोड़ी सी नुआंसिंग करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जो लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस है इसे उन्हें पास कराना है, और ये शायद एक लेजिस्लेशन हो सकता है जिस पर आप दिल्ली में बैठे भी आवाज उठाए एक ऑपोजिशन के तौर पर। ऐसी चीजों पर एक रिविजिट करना जरूरी हो जाएगा मोदी सरकार के लिए। देखिए जो आज का जो नतीजा है, रिलीजियस जो
AKB के लिए सवाल, जो रिलीजियस जो बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसमें तो थोड़ा अंकुश लाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। पर आपने जो सवाल उठाया, मेरे ख्याल से इस हार के बाद बीजेपी को ये अब रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे देश में एक नई डिलीवरी बेस्ड पॉलिटिक्स आ चुकी है। जो डिलीवरी बेस्ड पॉलिटिक्स का पहला संकेत आयरॉनिकली मोदी साहब ने ही दिया था उनके May 14 इलेक्शन कैंपेन में, और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो पॉलिटिक्स जो उन्होंने चुना था May 14 के इलेक्शन कैंपेन में, वही डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो एजेंडा आम आदमी के जो अरविंद केजरीवाल उन्होंने एक नए संदर्भ में, एक नया एक कैरेक्टर में, नए शब्दों में उन्होंने उनका एक प्रकाश किया था अपने मैनिफेस्टो से। मेरे ख्याल से इस इलेक्शन का नतीजा बीजेपी के लिए एक टाइमली वार्निंग है कि वो अपनी एजेंडा को फिर से एक बार रिव्यू करे, और एटलीस्ट एक मौका है उनको 2 हफ्ते बाद एक बजट पेश करने का, जिस बजट में एटलीस्ट वो एक डिलीवरी बेस्ड पॉलिटिक्स थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक उदाहरण दे सके। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बजट एक मौका होगा, मुझे लगता है कि शायद ये बजट का मौका उनको खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और बहुत कम समय बचा, लेकिन आप तीनों से मैं एक व्यू चाहूंगी, नेशनल इम्प्रिंट और नेशनल इम्पैक्ट, क्योंकि इसी साल बिहार के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का स्टेटमेंट मैं पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि अगला वो नजर रखेंगे यूपी पर भी, मुलायम सिंह की पार्टी को वो चुनौती दे सकते हैं, पंजाब हरियाणा पर भी शायद उनकी नजर हो, या फिर ऑपोजिशन ही थोड़ा और जागरूक हो जाए। आपको लगता है एक नेशनल इम्प्रिंट इसका दिखेगा? नीलांजन, मुझको लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में अलग अलग स्टेट में सबसे पहला इफेक्ट तो होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो नेगोशिएशन चल रहे हैं पीडीपी के साथ, उसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी भारतीय जनता पार्टी को। थोड़ा सा पीडीपी अब जो ना स्क्रूज को टाइटन करेगी। जी, बिहार बहुत कम समय, एक दिशा लग रही है जी बहुत कम समय, इसलिए सबसे एक लाइन में चाहूंगी। जी, बिहार के उसमें जो लग रहा था कि मतलब तुरंत मतलब ये किसी तरह से जितेंद्र मांझी को अपने साथ लाने चाहिए, वो शायद नहीं हो पाएगा। ओके, तो बिहार एंड JNK, शरद प्रधान जी, आपके मुताबिक नेशनल इम्पैक्ट होगा नहीं होगा? मुझे नहीं, बिल्कुल होगा नेशनल इम्पैक्ट। एक बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड अभी से दिखने लगेगा, और यदि मोदी ने, देखिए डिपेंड करता है, बिहार में तो जरूर इम्पैक्ट करेगा क्योंकि अक्टूबर में होना है इलेक्शन। यूपी के केस में क्योंकि अभी 2 साल बाकी हैं, अगर ये ग्राउंड रिट्रीव कर पाते हैं मोदी, जिस तरह अगर मोदी अपने एक्शन से कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने ब्लैक मनी की बात करी थी, अब अगर वो ब्लैक मनी पे कुछ एक्शन दिखाएं, क्योंकि वो वादा करके बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया था कि वो वाकई में ब्लैक मनी ले आएंगे विदेशों से, अगर कुछ कॉन्क्रीट एक्शन अब दिखाते हैं जी आखिर में तो रिट्रीव हो सकता है, ग्राउंड बच सकता है, वरना नहीं। बस आखिर में एक लाइन, नेशनल इम्पैक्ट आप देखते हैं? एक ये है कि जरूर देखता हूं। मुझे लगता है कि जो मोदी ट्रेन जो चली थी बहुत जोर से, वो लगता है कि उसको रोकना असंभव नहीं है, केजरीवाल साहब ने दिखा दिया है। और बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वो मेरे ख्याल से दिल्ली के इलेक्शन से काफी एनकरेज होंगे, शायद वो फॉर्मूला अपनाने की वो कोशिश करें, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा, ग्राउंड पे काम भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।